दोस्तों, ये ट्रेन के सफ़र का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो प्लीज़ पहला भाग भी देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप चाहें तो चैनल पर भी जाकर सुन सकते हैं। अब आगे। बूढ़ा ताऊ और कविता कहीं कमरे में लेटे हुए थे। अब क्या करेंगे? बूढ़े ताऊ ने कविता से कहा। करेंगे क्या? चलो स्टेशन। बैग में तो कुछ मिला नहीं। उसने पुलिस बुला ली होगी तो। ताऊ ने कहा। अब जाना तो पड़ेगा ही ना, सुनीता को भी तो लाना ही है। कविता ने जवाब दिया। उन्होंने अपने कपड़े पहने और स्टेशन के लिए निकल पड़े। उधर अमित के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। किसी को नहीं बताना प्लीज़। सुनीता ने भोलेपन से कहा। फिर तुम उनके पास कैसे आ गईं? अमित का धैर्य अब जवाब दे गया था। ये लोग मुझे खरीद कर लाए हैं दिल्ली से। सुनीता अमित पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर बैठी थी। 1 लाख रुपये में? तो तुम दिल्ली की हो? अमित को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। सुनीता ने उसकी जानकारी और बढ़ाई। वहाँ से दिल्ली कैसे आईं? अमित की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। राजकुमार भैया लाए थे। घर वालों ने भेज दिया था तुम्हारे? हाँ, वो गांव से और भी लड़कियां लाता है। क्या काम करवाता है वो? मुझे क्या पता। कहा तो यही था कि कोठियों पर काम करवाएंगे, बर्तन सफाई वगैरह। फिर घर वालों ने उस पर विश्वास कैसे कर लिया? सुनीता ने कहा। वो सभी लड़कियों के घर वालों को 1000 रुपये महीने के भेजता है। अमित बोला। पर उसने तो तुम्हें बेच दिया है। अब वो रुपए कब देगा? सुनीता, वो 1000 रुपये महीना देंगे। मैंने उनकी बात सुनी थी। 1 लाख रुपए के अलावा। अमित, तो तुम्हें सच में नहीं पता ये तुम्हारा लोग क्या करेंगे? सुनीता, नहीं मालूम। तुम्हारे साथ किसी ने कभी ऐसा वैसा किया है क्या? अमित ने पूछा। सुनीता, कैसा वैसा? अमित, हे भगवान, जैसे मैंने किया था ट्रेन में। सुनीता ने कहा। हाँ। अमित ने पूछा, किसने? सुनीता ने कहा, तुमने। और फिर गुस्से से बोली, उस काले कलूटे ने। अमित उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा। अमित, तू इनको बापू और भाभी जी क्यों कह रही थी? सुनीता, इन्होंने ही समझाया था। तभी वो बूढ़ा और कविता उन दोनों के सामने आते हुए दिखाई दिए। सुनीता, उनको मत बताना कुछ भी। उन्होंने कहा है, किसी को भी बताया तो जान से मार देंगे। बूढ़े ने जब सुनीता को नए कपड़ों में देखा तो वो शक से अमित की ओर देखने लगा। सुनीता, बापू, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, इन्होंने दिलवा दिए। इनके पास बहुत पैसा है। बापू, धन्यवाद बेटा, हम तो गरीब आदमी हैं। कविता इस तरह से अमित को देखने लगी जैसे वो भी अमित से ड्रेस खरीदना चाहती हो। अमित, अब क्या करें? किसी होटल में रेस्ट करें रात तक। बूढ़ा, देख लो बेटा, अगर पैसे हो तो। अमित, पैसे की चिंता मत करो ताऊ जी, पैसा बहुत है मेरे पास। बूढ़ा इस तरह से अमित को देखने लगा जैसे पूछना चाहता हो, कहाँ है पैसा? और वो एक होटल में चले गए। उन्होंने 2 कमरे रात तक के लिए लिए। एक अकेले अमित के लिए और दूसरा उस घर परिवार के लिए। थोड़ी ही देर में बूढ़ा उन दोनों को समझाकर अमित के पास आ गया। बेटा, मैं ज़रा इधर लेट लूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुझे अगर गप्पे लड़ाने हो तो उधर चला जा। सुनीता तो तेरी बहुत तारीफ कर रही थी। अमित, वो तो ठीक है ताऊ, पर आप रात को कहाँ निकल गए थे? बूढ़ा, कहाँ निकल गए थे बेटा? वो किसी ने हमें बताया कि ऐसी लड़की तो शहर की ओर जा रही है, इसलिए हम उधर देखने चले गए थे। अमित उठा और दूसरे कमरे में चला गया। योजना के मुताबिक कविता दरवाज़ा खुला छोड़े शीशे के सामने खड़ी थी और कुछ पहनने का नाटक कर रही थी। अमित के आते ही उसने एकदम चौंकाने का नाटक किया। वो घुटनों के बल बैठ गई जैसे अपने आप को ढकने का नाटक कर रही हो। सुनीता बाथरूम में थी, उसके बाद में आना था। अगर कविता असर न जमा पाए तो। कविता ने शर्माने की एक्टिंग शुरू कर दी। अमित, माफ़ कीजिए भाभी। कविता, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। कविता को डर था वो कहीं वापस न चला जाए। वो अपने शरीर की झलक अमित को दिखाती रही।
फिर अमित को कहाँ जाना था। उसने छोटे कद की भाभी को उठा लिया। कविता, कहीं बापू ना आ जाए। अमित ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न दिया। उसको बेड पर लिटा दिया सीधा। दरवाज़ा तो बंद कर दो। अमित ने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। सुनीता कहाँ है? कविता, वो नहा रही है। अमित, वो बूढ़ा तुम्हारा बाप है या ससुर? कविता ने जवाब दिया, ससुर। कोई बच्चा भी है? कविता ने कहा, हाँ। अमित, लगता तो नहीं है, छोटा ही होगा। कविता ने कहा, हाँ, 1 साल का ही है। ऐसा करके अमित को एक बात तो पक्का हो गई थी कि वो माँ नहीं हो सकती 1 साल के बच्चे की। उधर बूढ़े ने कमरे का एक एक कोना छान मारा, पर उसे उन पैसों का कोई सुराग न मिला जिनके बारे में अमित बार बार कह रहा था कि पैसे बहुत हैं। थक हार कर, मन महसूस कर वो बिस्तर पर लेट गया और अमित के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। अमित को याद आया उसको आरक्षण भी कराना है, 3 और टिकटों का। वो बाहर निकल गया। रेलवे स्टेशन पर उसने 3 के बजाय 4 नई टिकट आरक्षित करा ली। उसको उनके साथ वाली सीट ही चाहिए थी। उधर अमित के जाते ही कविता दूसरे कमरे में गई। बापू, कुछ मिला क्या? अरे कहाँ कविता, मैंने तो हर जगह देख लिया, कहीं उसके पर्स में ना हो। सुनीता भी आ गई। तू पागल है क्या? भला पर्स में इतने सारे पैसे कौन रखता है? बूढ़े ने कहा। तो फिर चलें क्या? कविता ने कहा। वो तो बाहर गया है। बूढ़ा, क्या जल्दी है, आरक्षण वाला सफ़र करके भी देख लेंगे, शायद वहाँ कुछ बात बन जाए। उसने कुछ किया तो नहीं? कविता, किया नहीं, ये देखो क्या बना दिया। कविता ने खोल कर दिखाया। चल सुनीता, तू भी दिखा दे। सुनीता ने कुछ नहीं दिखाया, वो चुपचाप सुनती रही। कविता, ओहो, वहाँ तो बड़ी खुश होकर प्यार कर रही थी। तुझे भी बड़े शौक हैं। तीनों इकट्ठे ही बैठे थे जब अमित आरक्षण कराकर अंदर आया था। अमित को देखते ही कविता ने अपना पल्लू ठीक किया। अमित, ट्रेन 9 बजे की है, कुछ देर सो लो, फिर खाना खाकर चलते हैं। और अमित के इशारा करते ही वो तीनों वहाँ से उठकर जाने लगे। तब अमित ने सबसे पीछे जा रही सुनीता का हाथ पकड़कर खींच लिया। सुनीता, मुझे जाने दो। अमित, दरवाज़ा बंद करते हुए। क्यों जाने दूँ मेरी जान? सुनीता, तुम फिर मुझे परेशान करोगे। अमित, तो तुम्हारा दिल नहीं करता क्या? सुनीता, नहीं, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे जाने दो ना। अमित ने उसको छोड़ दिया। जाते हुए देखकर वो उसको बोला, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। सुनीता हंसने लगी और दरवाज़ा खोल कर चली गई। दूसरे कमरे में जाते ही बूढ़े ने सुनीता को डांटा। तुमने उस लड़के को कुछ बताया तो नहीं? सुनीता डर गई पर बोली, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। कविता सुनीता से बोली, राजकुमार को तो तुमने हाथ भी नहीं लगाने दिया था, इससे कैसे करवा लिया? सुनीता कुछ नहीं बोली। वो कविता के बराबर में जाकर लेट गई। बूढ़े ने पूछा, सुनीता, तुमने उसके पास पैसे वैसे देखे हैं या नहीं? सुनीता ने कहा, हाँ, पैसे तो बहुत हैं। वो एक कमरे में गया था और वहाँ से पैसे लेकर आया था, बहुत सारे। बूढ़ा, कमरे में से? कौन से कमरे में से? सुनीता, उधर मार्केट से। बूढ़ा, अबे यार, एटीएम से पैसे हैं इसके। ऐसा करो कविता, तुम इसको अपने जाल में फंसाकर अपने गांव ले चलो, वहाँ इससे एटीएम भी छीन लेंगे और इसका वो कोड भी पूछ लेंगे जिसके भरने के बाद पैसे निकलते हैं। कविता का उससे फिर से प्यार करने का दिल कर रहा था। बड़ा मज़ा आया था उसको। पैसों में तो उसको बूढ़े ही ज़्यादा लेकर जाते थे। क्या मैं अभी चली जाऊँ फंसने के लिए? बूढ़ा, जल्दी जल्दी मत किया करो, अगर उसका मन तुमसे भर गया तो फिर नहीं चलेगा वो। कविता, तो फिर ये है ना, बड़ी मस्त होकर प्यार कर रही थी उससे। सुनीता, नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बूढ़ा, तो अभी सो जाओ, रेलगाड़ी में ही करना अब काम, उसके साथ ही बैठ जाना। और तीनों लेट गए। ठीक 9 बजे राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पर आई। जब अमित ने उनको एक डब्बा दिखाया तो बूढ़ा भागकर उसमें चढ़ने की कोशिश करने लगा और उसके पीछे ही वो दोनों भी भाग ली। उनको लगा जैसे पीछे रह गए तो सीट नहीं मिलेगी। तभी बूढ़ा खड़ा होकर हंसने लगा।
अरे आरक्षण में भी कोई भाग कर चढ़ता है क्या? यहाँ तो सीट मिलनी ही मिलनी है, चाहे सबसे बाद में चढ़ो। अमित हंसने लगा। चारों लोग ट्रेन में चढ़ गए। अमित अपनी सीट देखकर ऊपर जा बैठा तो पीछे पीछे ही वो भी उसी बर्थ पर चढ़ गया। अमित, क्या हो गया ताऊ? उसकी सीट पर जाओ ना नीचे। ताऊ, ये अपनी सीट नहीं है क्या? अमित उनकी बात समझ गया। ताऊ, सबकी अलग अलग सीट है, ये चारों सीटें अपनी ही हैं। ताऊ, अच्छा बेटा, मैं तो आरक्षण में कभी बैठा ही नहीं हूँ, गलती हो गई। ये कहकर ताऊ नीचे उतर गया। सुनीता भी और कविता सामने वाली बर्थ पर ऊपर जा बैठी। बूढ़ा अमित के ठीक नीचे था और सुनीता नीचे के सामने वाली सीट पर। उनको इस तरह करते हुए देखकर एक नकचिड़ी लड़की बोली, कभी बैठे नहीं हो क्या ट्रेन में? ये कहकर वो हंसने लगी। बड़ी घमंडी सी मालूम होती थी और बड़े घर की भी थी। अमित ने उस पर गौर किया। 22-23 साल की गोरी सी लड़की थी। कोई अमित को सिर्फ उसका चेहरा दिख गया था। वो लेटी हुई थी। उसकी बात सुनकर कविता तुनक कर लड़ाई के मूड में आ गई। तुमको क्या है, हम जहाँ चाहें वहाँ बैठेंगे, चारों सीटें हमारी हैं, बड़ी आई है। इस बात पर उस लड़की को भी गुस्सा आ गया। हे स्टूपिड विलेजर, जस्ट बी इन लिमिट, डोंट ट्राई टू मेस विद मी। कविता, अरे क्या बक बक कर रही है तू? तेरी माँ होगी स्टूपिड। कविता को बस स्टूपिड ही समझ में आया था और उसको पता था ये एक गाली होती है। अमित ने लड़ाई बढ़ता हुआ देखकर खुद ही सॉरी बोल दिया। आई एम सॉरी मिस शीतल, माई नेम इज़ अमित। अमित को लगा बड़ी तीखी है साली, पर उसने कविता को शांत कर दिया। इतने में ही एक भाई साहब जो उसके बराबर वाली सीट पर बैठे थे, उन्होंने सर निकाल कर कहा, भैया खुली हुई गधी के पीछे नहीं जाते, लात मार देती है। उस पर शीतल को उसकी कहावत समझ नहीं आई, पर अमित उसकी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उससे शीतल की समझ में आ गया कि उसने उसी को गधी कहा है और वो उसी से उलझ पड़ी। हाउ डेयर यू! पर उस आदमी की हिम्मत गजब की थी। उसने शीतल को बीच में ही रोककर अपनी सुनानी शुरू कर दी। आई डोंट केयर, ओके, माई नेम इज़ संजय राजपूत। अरे गांव वाले बेचारे क्या इंसान नहीं होते? तुझे शर्म नहीं आई उन पर हंसते हुए? शीतल उसकी खरी खरी सुनकर अंदर तक कांप गई। आगे कुछ बोलने का उसके अंदर अब साहस नहीं था। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और सुबकने लगी। लड़कियों की यही अदा तो मार देती है। सॉरी, राजपूत ने कहा। वो और ज़ोर से रोने लगी। ये सब नाटक देखकर अमित इतना तो समझ गया था कि लड़की अकेली है। अमित उस लड़की को देखने के खातिर राजपूत के पास जा पहुंचा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है। आपका नाम तो मैं सुन ही चुका हूँ। राजपूत ने पीछे हटकर जगह दे दी। यार, ये लड़कियों के नखरे अजीब होते हैं। अभी खुद बीच में कूदी थी और मैं बोला तो अब रोने लगी। कोई समझाओ यार इसको। मैंने कहा सॉरी शीतल। उसने कहकर शीतल के माथे पर रखा हुआ हाथ पकड़ लिया। डोंट टच मी। शीतल ने अपना हाथ झटक दिया। राजपूत का पारा फिर से गर्म हो गया। अब देख लो, पहले तो इसके कपड़े देखो, कुछ भी छुप नहीं रहा, फिर कहती है गलत हो गया। राजपूत की इस बात पर अमित ने मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। अमित ने शीतल को देखा। उसने घुटनों से भी ऊपर का स्कर्ट पहना हुआ था, जो उसके सीधे लेट कर घुटने मोड़ने की वजह से और भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। राजपूत के ड्रेस पर कमेंट करने के बाद उसने अपनी टांगों को सीधा कर लिया था। छोड़ो यार, अमित ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा। अरे भाई, मैंने इसका अभी तक पकड़ा ही क्या है, हाथ छोड़कर। सोचा था लड़की साथ वाली सीट पर होने से रात अच्छी गुजरेगी, पर सारा मूड ही खराब हो गया। ऐसी गाली सुनकर भी वो कुछ न बोली। क्या पता अपनी गलती का एहसास हो गया हो। और सुनाओ दोस्त, अमित ने राजपूत से कहा। क्या सुनाऊं यार, अपने को तो ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। मुंबई जा रहा हूँ किसी काम से। टाइम तो नहीं था, पर दीपक के बुलाने पर आना ही पड़ा। कुछ देर रुककर बोला, दीपक मेरे दोस्त का नाम है। अमित ने सोचा यूं तो ये रात यूं ही निकल जाएगी। अच्छा भाई राजपूत, गुड नाइट। काहे की गुड नाइट यार, इतनी गर्म लड़की साथ है,
नींद क्या खाक आएगी, राजपूत ने शीतल को सुनाकर कहा। अमित वापस आ गया। कविता उसी का इंतजार कर रही थी बैठी हुई। अमित ने देखा बूढ़ा लेटा हुआ था, आंखें बंद किए। उसने कविता को अपने पास आने का इशारा किया। वो तो जैसे इंतजार ही कर रही थी, उठकर पास आकर बैठ गई। सुनीता भी सोने लगी थी। तब तक अमित ने अपने बैग से चादर निकाली और दोनों के पैरों पर अच्छे से डाल ली। कविता ने देर न करते हुए अपने काम में लग गई। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी, इसलिए इसका अगला भाग सुनना बिल्कुल न भूलें। इसका तीसरा भाग कल आएगा। और अब तक आपको कहानी कैसी लग रही है, इसकी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। मैं एक खूबसूरत लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 18 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वो छोटा सा बच्चा इतने आराम से यह बात करेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। पर मैं क्या करती, मैं खूबसूरत थी, पैसा मेरी जरूरत था। मैंने सोचा ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट ही टिक सकेगा, फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर उसकी बात मान ली कि वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाजत दी थी, लेकिन उसने तो एक ही बारी में। मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा तलब रहती थी, लेकिन कोई तरीका समझ ना आता क्योंकि मेरा पति बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे ही काम कर रही थी, जब एक 18 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नजरों से वो मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वह क्या चाहता है। वह कहने लगा, मैडम, मैं तन्हा हूं और अकेले ही आपसे बात करना चाहता हूं। एक बार मुझे मौका देकर देखें। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि आपकी जरूरत पर पूरा उतरूंगा। मैंने सर से पांव तक उसे देखा। कद काठी में वो बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई बात नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, भाभी, मेरा 5 साल का तजुर्बा है। मैं 10 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। अब की बार तो मैं वाकई हैरान हुई। वो बच्चा अकेला कैसे ये सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह कहने लगा, मैं अकेला ही हूँ, माता पिता नहीं है। पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था, फिर मैंने यह वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं और काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके भी बहुत काम आऊंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चे की जरूरत थी जो ऊपर के कामकाज कर देता, और वो खुद से ही मुझे ये ऑफर कर रहा था। दूसरी बात यह थी कि उसके साथ समय गुजारने पर मुझे अच्छे पैसे मिल जाते, जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो जाता। मगर फिर मुझे यह ख्याल भी आया कि अगर यह वक्त पर मुझे पैसे न दे सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो 18 साल का था और मैं आसानी से उसे अपनी हर बात मनवा सकती थी। खैर, अपना फायदा देखकर मैंने बात को पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम रोहित था। वह कहने लगा, भाभी, मैं दुकान में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक मैं यह काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में करूंगा। मुझे क्या ऐतराज हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीजें लाकर रख दी, और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वह दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का आना जाना लगा रहता। रात के वक्त उसी दुकान में सो जाता। इतने समय से यह दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी यह किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कितनी बार मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सबने यही कहकर छोड़ दी कि यह जगह काम के लिए ठीक नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी यह दुकान किराए पर भी चढ़ेगी। लेकिन उस बच्चे ने न सिर्फ सही कीमत पर उसे किराए पर लिया,
बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया। बस अजीब बात यह थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें उस बच्चे से सामान खरीदने आती थीं। कुछ दिन गुजरे तो मेरी उससे अच्छी बातचीत हो गई। वो मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ अच्छा पकाते तो उसे दुकान पर पहुंचा दिया करते। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाजा भी था। जरूरत के समय मैं वह दरवाजा खोलकर रोहित से बातचीत भी कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे दरमियान हम दोनों के बीच बहुत बातें होने लगी। मैं भी एक तरह से तन्हा ही थी, इसलिए मुझे रोहित का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शौहर किसी बीमारी से बिस्तर पर ही रहते थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई। ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए फायदेमंद साबित हो गए थे। इसलिए मैंने खुद रोहित से नजदीकियां बढ़ाई थी ताकि वह दुकान छोड़कर न जाए और मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं 18 साल का मासूम बच्चा समझ रही हूँ, वह इतना सीधा साधा नहीं है। उस बच्चे ने तो कुछ ही अरसे में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के दरमियान कुछ नजदीकियां बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। अब वो खाने के लिए वह मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वह दुकान में ही गुजारता था। मेरे पति को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वह 18 साल का बच्चा ही था। बल्कि रोहित के आने से हमारी जिंदगी में कुछ रौनक आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी। कोई भी बात होती तो उससे कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से मेरे पति की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोहित ने मुझे देखा तो पूछने लगा, भाभी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया, मेरे पति को अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। मेरे पति तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमजोर लम्हे की नजर होकर मैंने अपने दिल का हाल रोहित के सामने कर दी थी। मेरी बात सुनकर रोहित मुस्कुराकर कहने लगा, तो भाभी बच्चा कर लो, इसमें क्या परेशानी है? उसकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि मेरा पति बिस्तर पर था और वह इस काबिल नहीं था। शादी के शुरू के सालों में मेरा पति नहीं चाहता था कि हम बच्चे के चक्कर में पड़ें, और जब हमें बच्चे की जरूरत महसूस हुई तो मेरा पति इस काबिल नहीं रहा। उसे अचानक ही बीमारी लग गई और उसके बाद वह किसी लायक नहीं रहा। प्यार की शादी धीरे धीरे मजबूरी की शादी बन गई, और अब मैं मजबूरी में ही मेरे पति का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रोहित ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। वह कहने लगा, भाभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं ना, जल्दी ही आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। रोहित की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वह अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक मैं थी जिसने इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं पकड़ी थी। न सिर्फ उसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा, बल्कि वह मेरे पति की भी बहुत ज्यादा मदद करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो रोहित ही मेरे शौहर की मदद करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के दरमियान न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर वो हमेशा खामोश हो जाता था। रोहित ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी हर कमी को दूर कर देगा, और उसके इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं अपनी जिंदगी में औलाद की कमी को पूरा करना चाहती थी, लेकिन रोहित उसे भला कैसे पूरा कर सकता था? उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे कि मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो रोहित ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि भाभी डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई। वहां जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। कैसे मुमकिन था? मेरे पति में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह बाप बन सकते, तो फिर मैं प्रेग्नेंट से कैसे हुई थी?
मैं थर थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी। जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते अपने पति को बताई तो वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। मेरे पति की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या सच में मैं मां बनने वाली थी? यह बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो अपने पति की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। फिर यह कैसे मुमकिन था? खैर, मैंने भी इस बात को मान लिया कि मैं मां बनने वाली हूं। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। रोहित को भी यह बात पता चल गई थी। वह भी बड़ा खुश था, जैसे उसके घर बच्चा होने वाला हो। जब भी दुकान का काम खत्म हो जाता तो वह सीधा हमारे घर आ जाता। वो मेरे पति की बहुत मदद करता, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले वह मेरे पति के पास आकर काफी देर बैठा करता था, इसलिए मुझे लगता था कि रोहित के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस। उसकी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी। और फिर ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते चले गए और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने बच्चे को जन्म दिया। वह ना ही मेरे जैसा था और ना ही मेरे पति जैसा, बल्कि हैरान करने वाली बात थी कि वह हूबहू रोहित के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी रोहित की। फिर मैंने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। कहने लगा, भाभी, दिन रात आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसे लगना लगा है। कहते हैं कि जिसे माँ उन दिनों में ज्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। रोहित की बात पर मैं ना सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों की भी जानकारी थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बहार आ गई। लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्चा कैसे पूरा होगा। फिर रोहित ने ही मुझे बच्चे के खर्चे के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठाई थी। बल्कि हमारी क्या, मेरे पति के लिए भी वह बिल्कुल भी गैर नहीं रहा था। मैं तो उसे छोटे भाइयों की तरह रखने लगी थी, क्योंकि उसी के कारण हमारे हालात अच्छे हो गए थे। फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर मां बनने वाली हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई। इतनी जल्दी मैं दोबारा कैसे हो गई थी, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा था और फिर मेरे पति की जिम्मेदारी अलग। मैं इसी परेशानी में थी कि मेरे पति ने मुझे समझाया और कहने लगे कि जब भगवान की तरफ से फिर खुशखबरी मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जहां पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, वहीं दूसरा आ जाएगा। मैंने सर झुकाकर अपने पति से कहा कि हमारी जिम्मेदारी रोहित के कांधे पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब यह बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी रोहित के कांधे पर आ जाएगा। मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर खो हो गई कि मुझे मेरे पति का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। उन्हें तो रोहित ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और रोहित का साथ इस कदर दोस्ती हो गई थी कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थक कर गहरी नींद सो जाती। रोहित अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए जाया करता था और वह उन्हें अपने साथ सुला लेता था। यह बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 18 साल का बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। रोहित ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि बच्चे उसे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वह बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी रोहित ने उठा ली थी, चाहे वह मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही वह हमारा पूरा घर चला रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वह बिल्कुल गैर था। अचानक रोहित किसी काम से कमरे में आ गया। वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से माँ बनने वाली हैं।
आप अपना ख्याल रखें, खर्चे की फिक्र आप ना करें। आपकी दुकान में बहुत काम है, जो आपके नसीब से मुझे यह सब मिल रहा है। वह ऐसे ही बातें करता था, इसलिए मुझे वह और भी अच्छा लगने लगा। 3 बच्चों की मां बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी बाकी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने अपने पति को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, तो रोहित आ गया और कहने लगा, भाभी, इन्हें मुझे दे दें और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे रोहित को पकड़ाए। वह हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और रोहित का शुक्रिया अदा किया। फिर वह बच्चों को लेकर चला गया, मगर तभी मेरे हाथ से दूध का गिलास छूटकर गिर गया और फिर मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख की आवाज से मेरे पति की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई तो यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं तो उसे देखकर ही दंग रह गई थी। पहले तो वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे खुद इजाजत दी थी कि मैं हर रात आपका सौदा करूं, इसलिए मैं कोई ना कोई ग्राहक ढूंढता और सौदा करता और पैसे ले लेता। फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता हूं। दरअसल घर के हालात की वजह से भाई बहुत परेशान थे। वो किसी तरह इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे, और जब उन्हें पता चला कि मैं यह का काम करता हूं तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी। मेरी चीख की आवाज पर रोहित भी दौड़ता हुआ चला आया था। रोहित को देखकर वह आदमी कहने लगा, रोहित, तूने तो कहा था कि यह अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन यह तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। रोहित भी घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। वह आदमी गुस्से में बस उन्हें गालियां देते हुए निकल गया था। मैंने नफरत से रोहित से पूछा, यह सब क्या है? तब जाकर रोहित ने मुझे कहा, आपके शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस घर को चला सकें, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा कर दिया करूं। इसलिए जब कोई ग्राहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि भाई तो बाप बनने के लायक नहीं है। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके शौहर ने कहा मैंने वही किया। रोहित की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हैरत से पलटकर अपने पति को देखा। वह नजर चुरा गए, फिर खुद ही कहने लगे, मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे अंदाजा हुआ कि रोहित कैसा काम करता है तो मैंने खुद उससे कहा कि हर रात वो तुम्हें किसी न किसी को बेच दिया करें। मैं तो खुद नींद की दवाइयां लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। रोहित भी किसी ग्राहक को लाता और फिर सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम खुश हो गई, हमारे घर के हालात बदल गए और मैं बस इतना ही चाहता था। मेरे पति की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और मेरी गोद को भरने के लिए रोहित के साथ मिलकर उसने मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं जार जार रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ संभली तो मैंने रोहित के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम दिन जरूर काटते थे, लेकिन मेरे शौहर ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था, ना ही उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन यह सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरियों का सौदा करते हो।
मैंने रोहित को फौरन दुकान खाली करने का कह दिया था। उसकी गोद से अपने बच्चे ले लिए थे। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे, जिनके बाप का मुझे पता नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था। मैं किस कदर बेवकूफ़ निकली थी, जो यह जान नहीं पाई थी कि यह बच्चे मेरे शौहर के नहीं हैं। क्यों मैं उन दोनों मर्दों के हाथों बेवकूफ़ बन गई थी? मेरा मुजरिम सिर्फ रोहित नहीं था, बल्कि मेरे पति भी थे। लेकिन मैं क्या करती? मेरी उनसे शादी हुई थी और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ देती। इसलिए मैंने मजबूरी के नाते उनके साथ गुजारा शुरू कर दिया। रोहित दुकान छोड़कर चला गया था। मैंने उसी दुकान में कुछ जमा हुए पैसे से औरतों का सामान डाल दिया और खुद वो दुकान चलाने लगी। गाहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया है, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। उनका बाप कौन है ये मैं नहीं जानती, मगर मैंने इन्हें अपनी गोद से पैदा किया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में प्यार कम नहीं हुई। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं अभी रोहित के ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि मुझे कोई भी होश हवास था ही नहीं। कुछ देर बाद अचानक कल्लू अंकल मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें हैरान होकर देखने लगी। मैंने कहा, कल्लू अंकल, आप इस वक्त आइए, बैठिए ना। वो मेरी बगल में आकर बैठ गए। थोड़ी देर तक खामोश रहे। मैंने कहा, अंकल क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हो? वह बोले, काव्या, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मैं पहले उन्हें थोड़ा हैरानी से देखने लगी। मैंने पूछा, अंकल जी क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अंकल बोले, आज मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ पार्क में देखा था और जो तुम कुछ उसके साथ कर रही थी वह भी देख लिया था। जैसे ही मैं अंकल के मुंह से यह बात सुनी, मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं अंकल से कहने लगी, अंकल जी प्लीज आप ये बात पापा को मत बताइएगा, वरना वह मुझे जान से मार देंगे। ये बात सुनकर अंकल जी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। वह कहने लगे, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैं बोली, क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप पापा को मत बताइएगा। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही अंकल जी एक जहरीले मुस्कान दिखाते हुए फट से कहते हैं, देखो काव्या, तुम्हें मेरे साथ वह सब करना होगा। मैं हैरानी से देखते हुए अंकल से बोली, क्या करना होगा अंकल? मुझे? तब अंकल बोल, काव्या, तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी वही खेल मेरे साथ खेलना पड़ेगा। अंकल जी का यह नया रूप देखकर तो मैं हैरान हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। मैंने उनके मुंह से इस तरह की बात सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो उन्हें हमेशा अपना आइडियल मानती थी। मैंने कहा, अंकल जी, मैं तो आपकी बेटी जैसी होना, मैं अपने पापा से ज्यादा आपको मानती हूँ। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वह बोले, देखो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और दूसरा ऑप्शन, तुम जानती हो तुम्हारा बाप किसी कसाई से कम नहीं है। जैसे ही मैं तुम्हारी तस्वीरें उसे दिखाऊंगा वह तुम्हारा क्या हाल कर देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, जिंदा रहना चाहती हो या मरना चाहती हूँ। मैं रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहने लगी, अंकल जी आप ऐसा मत करो, मेरे साथ मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वह कहने लगे, मैं शाम को तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊंगा, तुम तैयार रहना। अगर तुमने मेरे साथ जाने को मना किया तो मैं इस वक्त तुम्हारे बाप को तुम्हारी फोटो दिखा दूंगा। इतना कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चले गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम काव्या है और मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली में मैं और मेरा छोटा भाई और मम्मी पापा हैं। वैसे तो मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे हर बात पर डांटते रहते थे। मुझे घर में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करते थे। वैसे तो घर में हमारे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत अमीर घर से थी, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो थी आजादी। मेरे माँ बाप मुझे हर वक्त कसाई की नजरों से देखा करते हैं। वह हमेशा मुझे हर बात पर डांट देना, मुझे किसी से मिलने न देते, न मुझे किसी के घर जाने देते थे। मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता था। वह हमेशा कहते थे, अगर मैं तेरी कोई बात गलत सुन ली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा।
उस वक्त मैं 11वीं क्लास में थी। मेरे पापा मुझसे कहते थे, क्लास में कभी भी तुम दोस्त मत बनाना और न ही किसी दोस्त के घर जाना, और लड़कों से तो हमेशा दूर ही रहना। मैं रोज स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद अपने घर पर एक जेलखाने में बंद हो जाती। मेरा घर किसी जेल से कम नहीं था। मेरे पापा मुझे हमेशा घर के अंदर बंद करके रखा करते थे। पापा के दोस्त हैं विजय अंकल, जो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। उनकी उम्र 50 साल थी। वह मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे। उन्हें सब कल्लू कहते थे क्योंकि वह बहुत ज्यादा काले थे। इस वजह से उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वह अब तक कुंवारे थे। कल्लू अंकल का हमेशा हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। मैं उन्हें बहुत ज्यादा मानती थी क्योंकि वह मेरी हर बात को समझते थे। वह हमेशा मुझसे कहते थे, पता नहीं तुम्हारा बाप इतना सख्त मिजाज क्यों है, तुम कितनी प्यारी हो, फिर भी वह तुम्हें हमेशा एक कसाई की नजरों से देखता है। तुम बेटी हो ना, इसीलिए वह तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करता, तुम्हारे भाई से ज्यादा प्यार करता है। मैं कल्लू अंकल को अपना दोस्त मानने लगी थी। मैं उनसे अपनी हर बात शेयर करती थी। कल्लू अंकल जब भी घर आते थे तो मेरे पास जरूर बैठते थे। मेरे दिल की सारी फरियादी वहीं सुनते थे। मैं हमेशा कल्लू अंकल के साथ पार्क में जाया करती थी और खूब खेला करती थी। वैसे तो मेरे घर वाले कहीं मुझे भेजते नहीं थे, लेकिन कल्लू अंकल की शादी नहीं हुई थी और न ही उनकी कोई औलाद थी। वह मुझे बेटी की तरह चाहते थे, इसलिए मेरे पापा उनके साथ मुझे भेज दिया करते थे। जब मैं 17 साल की हुई तब मुझे प्यार का कुछ कुछ एहसास होने लगा। मेरे स्कूल में रोहित नाम का लड़का मेरे साथ ही पढ़ता था। मेरे और रोहित के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। लेकिन ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, कल्लू अंकल को भी नहीं। मैं रोहित के साथ एक पार्क में चली जाती थी और वहां जाकर हम लोग अपनी ही दुनिया में मगन हो जाते। एक दिन में रोहित के साथ इस कदर खो गई थी जैसे मुझे बाहर की दुनिया से कोई फर्क ही न पड़ता हो। मुझे रोहित का साथ अच्छा लगने लगा था। वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी और रोहित की मुलाकात सिर्फ स्कूल में ही होती थी। मैं रोहित को अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरे पापा किस तरह के इंसान हैं और मुझ पर कितनी पाबंदियां लगाते हैं। इस पर रोहित बोलता है, कोई बात नहीं, जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओगे तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। तब तक हम दोनों को अपना रिश्ता छुपाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन मैं और रोहित ने स्कूल से जल्दी छुट्टी ले ली और हम दोनों इस पार्क में टहलने चले गए, जिस पार्क में कल्लू अंकल मुझे ले जाया करते थे। रोहित मेरी गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक वहां पर कल्लू अंकल आ गए और उन्होंने चुपचाप हम दोनों की फोटो खींच ली और वापस चले गए। मुझे कुछ भी होने का अंदेशा नहीं था। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मुझे और रोहित को कल्लू अंकल ने देख लिया है। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर लौट आई और रोज की तरह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मैं अभी भी रोहित के ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि मुझे कोई भी होश हवास था ही नहीं। कुछ देर बाद अचानक कल्लू अंकल मेरे कमरे में आए और मैं उन्हें हैरान होकर देखने लगी। मैंने कहा, अंकल आप इस वक्त आइए बैठिए। मेरे बगल में आकर बैठ गए और थोड़ी देर तक खामोश रहे। मैंने कहा, अंकल क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हो? वह बोले, काव्या मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं पहले उन्हें थोड़ा हैरानी से देखने लगे। मैंने पूछा, अंकल जी क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अंकल बोले, आज मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ पार्क में देखा था। जैसे ही मैं अंकल के मुंह से यह बात सुनी, मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं अंकल से कहने लगी, अंकल जी प्लीज अब पापा को मत बताना, वरना मुझे जान से मार देंगे। ये बात सुनकर अंकल जी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। वह कह आने लगे कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैं बोली, क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हो, लेकिन पापा को मत बताइएगा मेरे मुंह से। यह बात सुनते ही अंकल जी एक जहरीले मुस्कान दिखाते हुए फट से कहते हैं, देखो काव्या, तुम्हें मेरे साथ वह सब करना होगा। मैं अनजान बनते हुए अंकल से बोली, क्या करना होगा अंकल? मुझे? तब अंकल बोले, काव्या तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी वही खेल मेरे साथ खेलना पड़ेगा। अंकल जी का यह नया रूप देखकर तो मैं हैरान हो गई। ऐसा लगा
जैसे मेरे सर पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। मैं उनके मुंह से इस तरह की बात सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो उन्हें हमेशा अपना आइडियल मानती थी। मैंने कहा, अंकल जी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूं। मैं अपने पापा से ज्यादा आपको मानती हूं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वह बोले, देख लो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, और दूसरा ऑप्शन, तुम जानती हो तुम्हारा बाप किसी कसाई से कम नहीं है। जैसे ही मैं तुम्हारी तस्वीर उसे दिखाऊंगा, वह तुम्हें जान से मार देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जिंदा रहना चाहती हो या मारना चाहती हो? मैं रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहने लगी, अंकल जी, आप ऐसा मत करो मेरे साथ। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वह कहने लगे, मैं शाम को तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊंगा। तुम तैयार रहना। अगर तुमने मेरे साथ जाने से मना किया तो मैं उस वक्त तुम्हारे बाप को तुम्हारी फोटो दिखा दूंगा। इतना कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैं शाम तक अपने घुटनों में सर देकर कमरे में रोती रही। करीब रात के 8 बजे अंकल जी मेरे घर आए और पापा के साथ बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते पीते अंकल मेरे पापा से कहने लगे, यार, आज मुझे किसी बर्थडे पार्टी में जाना है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी बेटी काव्या को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी वो हर वक्त अपने घर में बंद रहती है। तुम तो उसे कहीं बाहर निकलने ही नहीं देते। इस बहाने से वह शायद घूम ले। लेकिन मेरे पापा बोले, हाँ, यह तो सच है। मुझे अपनी बेटी का घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम्हारे साथ भेजने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं जानता हूं तुमने बचपन से आज तक मेरी बेटी को अपनी औलाद की तरह समझा है। इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम जहां चाहे उसे ले जा सकते हो। फिर अंकल मेरे पापा से बोले, हो सकता है पूरी रात ना आ पाऊं, क्योंकि जहां पार्टी है वह जगह बहुत दूर है। इसलिए मैं सुबह तक ही आ पाऊंगा। मेरे पापा बोले, कोई बात नहीं है काव्या, अगर तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं अपने पापा और अंकल की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। मन तो कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मौत भली। थोड़े ही देर में अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, मैं फिर से अंकल से मिन्नत करने शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वह कहने लगे, देखो काव्या, तुम मेरी सगी बेटी तो हो नहीं जो मैं तुम पर तरस खाऊं, और वैसे भी तुम मुझे पहले से ही बहुत पसंद थी। मेरी शुरू से ही तमन्ना थी कि मैं तुम जैसी कच्ची कली के साथ हर वक्त गुजारूं। मैं तो मौके की तलाश में था, और देखो, वह मौका मुझे मिल गया। वह भेड़िया पूरी रात मुझे नोचता रहा और मैं अपनी किस्मत को कोसते रही। सुबह होते ही उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और जाते हुए कहने लगे, काव्या, मुझे कभी न मत कहना, वरना अंजाम तुम जानती हो। मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। इतना कहकर वह मेरे घर से चले गए। मैं दौड़कर अपने कमरे में गई और घुटनों में अपना सर देकर रोने लगी। आज मुझे 2 दिन हो गए थे। मेरे हलक से पानी भी नहीं उतारा था और ना ही मैं कॉलेज गई थी। मेरी माँ कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या तुम 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रही हो और न ही अपने कॉलेज गई? क्या बात है? मैंने रोते हुए अपनी माँ से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। वह मेरे ऐसे रवैये को देखकर हैरान हो गई और तुरंत बाहर चली गई। मैंने अपने मन में सोच लिया था कि यह बात मैं किसी को बताऊं या न बताऊं, लेकिन रोहित को जरूर बताऊंगी। मैं उसे धोखे में नहीं रखूंगी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो रोहित मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हुआ काव्या, तुम 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी और इतनी चुप चुप क्यों हो? मैं उसे गले लगाकर रोने लगी। वह मुझे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। आखिर बात क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे कुछ तो बताओ। मैंने कहा, रोहित, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, भूल जाओ मुझे। वह बोला, ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम मेरे लायक नहीं रही? मैंने उसे बैठकर सब कुछ बता दिया, जो जो अंकल ने मेरे साथ किया। जैसे उसने वह बात सुनी, उसका खून खौल उठा। वह गुस्से में मेरे हाथों को खींचता हुआ पुलिस स्टेशन लेकर गया और वहां जाकर उसने सारी बात पुलिस वालों को बता दी। पुलिस वालों ने अंकल को गिरफ्तार कर लिया। ये बात मेरे पापा को भी पता चल गई। मुझे लगा मेरे पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास पापा आए, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहने लगे, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं उस शैतान के हाथों में तुम्हारा हाथ दिया था।
मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हें किस मकसद से लेकर जा रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं उस वक्त और तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने देता। यह बात सुनकर मैं अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। मेरे पापा ने रोहित का शुक्रिया अदा किया और वहां से चले गए। मैं भी अपने पापा के पीछे पीछे जाने लगी। तभी रोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, काव्या, मैं जितना तुम्हें कल चाहता था उतना ही आज भी चाहता हूं। मेरे लिए तुम उतनी ही पवित्र हो जितना कि पहले थी, इसीलिए खुद को कभी अकेला मत समझना। कल मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। काव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे? काव्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस शैतान अंकल के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर दोस्तों आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर और एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम कोमल है। मेरी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं। इन 3 महीने के दौरान जब भी मैंने अपने पति से कोई चीज़ मांगी तो वह हमेशा यही कहते थे, भाई से पूछ कर लाता हूँ या भाई से पैसे लेकर आता हूँ। मेरे पति हर मामले में अपने बड़े भाई से इजाज़त लेते थे। अमन मेरे पति हैं और उनके बड़े भाई राजेश यानी मेरे जेठ हैं, जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, आपके भाई ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा, मुझे भी आज तक इसका कोई खास सबब समझ में नहीं आया। शायद उनको शादी करने की ख्वाहिश ही नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी पहले करवा दी। राजेश अब 35 साल के हो चुके थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरे पति हर काम में अपने बड़े भाई से इजाज़त क्यों लेते थे, क्योंकि मेरे ससुराल की सारी जायदाद राजेश के नाम पर थी। उन्होंने अपने बलबूते पर अपनी खुद की कंपनी भी बना रखी थी और मेरा पति उसी कंपनी में काम करता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह अपने बड़े भाई की कंपनी को संभालता है। हमारे रहने के लिए जो बंगला बना था वह भी राजेश ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई एक साथ ही रहते थे। एक रोज़ मेरी सास ने मुझे कहा था कि अब तुम घर में आ गई हो तो शायद तुम्हारी और अमन की जोड़ी देखने से राजेश का भी शादी करने का दिल कर पड़े। कुछ दिनों तक मैंने भी राजेश को शादी के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कई बार उनसे शादी ना करने की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इन 3 महीनों के अंदर मैं अपने ससुराल में अच्छी तरह बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, इसलिए राजेश ही घर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। वह मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक दिन राजेश को हल्का सा बुखार हो गया। 4-5 दिन तक घर पर इलाज कराते हुए भी वह दफ्तर जाते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामूली बुखार बीमारी में बदल गया। फिर हमें उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। राजेश 10 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहे। जब वह अस्पताल से घर आए तो अस्पताल के चक्कर लगाने की वजह से मैं बहुत थक चुकी थी। घर में नौकरानी काम करती थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद था और नौकरानी के हाथ की चाय भी कोई नहीं पीता था। घर का हर काम करने के लिए सास सिर्फ मुझे ही हुक्म देती थी। एक दिन तंग आकर मैंने उनसे कहा, माँ मैं बहुत थक जाती हूँ। अमन के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर जेठ के लिए बगैर मिर्च मसाले का खाना और आपके लिए भी अलग तरह का खाना तैयार करना पड़ता है। अब जब बीमार होने की वजह से राजेश कुछ दिन घर पर आराम करेंगे तो कृपया उनकी देखभाल आप खुद कर लीजिएगा, ताकि मेरा कुछ बोझ हल्का हो। इस पर मेरी सास नाक चढ़ाते हुए बोली, देखो बहू, तुम अभी जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई? पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसी वजह से घर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। तब मैंने तुम्हारी उम्र में इतना काम किया था कि तुम सोच भी नहीं सकती।
अब बच्चे बड़े हो गए हैं इसलिए खानदान अलग हो गया है और एक तुम हो, अभी तो तुम दो ही लोगों यानी सास और जेठ से तंग आ गई हो, जबकि तुम्हारा हाथ बिठाने के लिए घर में नौकरानी भी मौजूद है। फिर भी इतनी थकान क्यों हो रही है तुम्हें? बस कुछ रोटियां ही तो बनानी होती हैं, इसमें इतनी भी परेशानी वाली क्या बात है? मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी तब से मैंने अपनी सास को कभी किचन में काम करते हुए नहीं देखा था और हर वक्त मुझे ही ऑर्डर देने में लगी रहती थी। एक दिन सास ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिन अपनी बहन के पास जाना है। मैंने कहा ठीक है, आप कोई भी काम अपने ऊपर मत लें, जहाँ जाना है जल्दी जाएं। मेरे ये कड़वे बोल सुनकर वह बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। जेठ की बीमारी की वजह से उनके दफ्तर का ज्यादातर काम मेरे पति को संभालना पड़ रहा था, इसलिए वह रात को देर से घर आते थे। एक दिन दोपहर में जब मैं जेठ को दूध का गिलास दे रही थी तो देखा कि उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वह हल्का सा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने अपने हाथ से उन्हें दूध पिलाया और दूध पीने के बाद उनका मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया वह मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। जेठ की बीमारी के दौरान दिन भर में उनके पास ही रहती थी, क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी। मैंने अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाना शुरू कर दिया था। जेठ ने अपनी तबीयत की खराबी की वजह से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। 3 दिन गुजर चुके थे और मैंने उनकी बहुत देखभाल की थी। मेरी इसी देखभाल से वह इतने मुतासिर हो गए कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बोलो कोमल, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने जहन से कहा, पिछले हफ्ते मार्केट में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी देखी थी, लेकिन मेरे पति ने पैसों की कमी की वजह से उसे लेने से मना कर दिया था। मैंने मायूस होकर अपनी बात कह ही दी, क्योंकि अब मौका मिल रहा था तो मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाहती थी। जेठ ने कहा कि तुम्हें वो साड़ी पसंद आई तो कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। मैंने उसी वक्त वह साड़ी खरीद कर तुम्हें दे दिया होता। फिर जेठ ने फौरन अपना बैंक कार्ड मुझे दिया और शाम को मैंने वह सूट खरीद लिया। जैसे ही वह सूट मेरे हाथ में आया तो मैं खुशी से झूम उठी। जब मैं घर आई तो मेरे पति ने साड़ी देखकर हैरानी जताई। उन्होंने पूछा, भाई ने तुमसे इतना लगाव क्यों महसूस किया कि उन्होंने एक ही बात पर तुम्हें जो चाहिए था वो दिला दिया। खैर, जेठ बीमारी की वजह से अब ऑफिस नहीं जा पा रहे थे और कंपनी एक अहम मीटिंग दूसरे शहर में होनी थी। बीमारी के कारण वह खुद नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मेरे पति को भेज दिया। अगले 4 दिन मेरे पति को शहर से बाहर रहना था। जब सुबह मेरे पति शहर के लिए निकल गए तो मैं उसी वक्त नहाने चली गई। नहाकर जब मैं बाहर आई तो मैंने अपने गीले बालों में तौलिया लपेट रखा था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाया और बाल सुखाने लगी तो अचानक मेरे कानों में जेठ की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। जेठ की तेज़ आवाज़ सुनकर मैंने समझा कि वह ना जाने कब से मुझे बुला रहे हैं, मगर मेरी सास घर पर नहीं थी, क्योंकि मेरी सास की ये बुरी आदत थी कि वह खुद को काम से दूर रखने के लिए दिन भर बाहर गपशप करने जाती थी। फिर मैं तुरंत तेज कदमों से जेठ के कमरे में गई। जल्दी में मेरे बालों से तौलिया भी गिर गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए था? मैं नहा रही थी इसलिए आपकी आवाज़ नहीं सुन पाई। जेठ बोले, आज मुझे जल्दी भूख लग गई है, अगर नाश्ता मिल जाए तो अच्छा होगा। मैंने तुरंत नाश्ता बनाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले सोचा कि उनके नाश्ते से पहले वाली दवा दे दूं। जैसे ही मैंने उन्हें दवा दी तो जेठ बोले, भगवान ने आपको वैसे भी बहुत प्यारी बनाया है, लेकिन तुम गीले बालों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए नाश्ता बनाने चली गई। आज मैंने उनका मन पसंदीदा खाना बनाया था। जेठ पहले भी मेरे हाथों के जायके की तारीफ किया करते थे, लेकिन आज तो उन्होंने तारीफ करने की हद ही कर दी। फिर जेठ कहने लगे, अगर मैंने ज़िंदगी में कभी शादी की भी तो मेरी बीवी भी तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ये सुनकर मुझे खुशी हुई।
शायद वह शादी के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी नहीं, अब तुम ही चाहिए, तुम्हारी जैसी तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता। इस बात ने मेरे दिल पर एक गहरा असर छोड़ा और मुझे लगा कि उनका दिल धीरे धीरे बदल रहा है। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। उन दिनों जेठ मुझसे ज़्यादा बातें करने लगे थे और अपने जज्बात का इजहार करने लगे थे। फिर देखते ही देखते जेठ की छुट्टियां ख़त्म हो गई और मेरे पति भी घर वापस आ गए। फिर जब रात हुई तो पति ने मुझसे कहा, तेरे जेठ ने तुझे तुम्हारा मनपसंद ड्रेस लेकर दिया और साड़ी के लिए अपना कार्ड भी दिया। वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग कर दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैंने ताज्जुब के साथ अपने पति से पूछा कि आपको पैसों की क्या ज़रूरत है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे एक नॉर्मल सी गाड़ी खरीदनी है, ये मेरा ख्वाब है। मैंने हामी भर दी और मेरे पति सो गए। जेठ और मेरे बीच एक अलग ही रिश्ता बन चुका था और मुझे उनके इरादे का अंदाज़ा नहीं था। खैर, इसके बाद मैं अपने कमरे से बाहर आई क्योंकि मैं जेठ को हल्दी वाला दूध देना भूल गई थी। पिछले कुछ दिनों से जेठ ताकत की कमी की वजह से हल्दी वाला दूध पी रहे थे और मैं उन्हें रोज़ाना रात में दूध देती थी। उस रात भी मैं दूध लेकर उनके कमरे में गई। जब मैं दूध का गिलास रखकर वापस जाने लगी तो जेठ बोले, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो, मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। जेठ मेरी छोटी बड़ी बातों पर बहुत ध्यान दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी इतनी तारीफ तो मेरे पति ने भी कभी नहीं की थी। मुझे महसूस होने लगा कि शायद जेठ के दिल में शादी के बारे में जज्बात बदल रहे हैं। खैर, मैंने बड़े हौसले के साथ धीमी आवाज़ में उनके सामने कहा कि मुझे कुछ चाहिए था और फिर उनके इजाज़त पर मैंने उनसे कुछ रकम मांग ली। अगर मैं अपने पति के नाम से पैसे मांगती तो वह वजह पूछते और शायद पैसे भी ना देते, लेकिन जब मैंने अपने नाम से पैसे मांगे तो जेठ ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह कुछ और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, जब तुम अपने पति के साथ होती हो तो मुझे उससे जलन होती है क्योंकि उसके पास तुम जैसी खूबसूरत बीवी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश तुम मेरी मलिकत में होती। फिर ना जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फौरन ही मुझे तलख लहजे में अपने कमरे से निकल जाने का कह दिया। उन्हें अचानक क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस रात के बाद पूरे 2 दिन तक जेठ ने मुझसे बात तक नहीं की। उन्होंने खामोशी से मेरे हाथ में चेक दे दिया। मैंने वह चेक अपने पति को दे दिया। मेरे पति ने कहा, भाई इतने मेहरबान कैसे हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो मुझसे रोज़ का हिसाब पूछते हैं और तुम्हें एक ही बार में इतनी बड़ी रकम दे दी। मैंने उनकी बात पर सिर्फ सिर हिलाया। अगले 4 दिन बाद ही मेरी सास अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयारी करने लगी। उन्होंने सुबह सुबह मुझसे अपनी बहन के घर ले जाने के लिए कुछ सामान मंगवा लिया। मैंने सास के लिए सब कुछ तैयार कर दिया और उनकी तैयारी में इतनी मशरूफ़ हो गई कि सुबह से चाय भी नहीं पी। सुबह उठते ही मैं सिर्फ चेहरा धोकर कमरे से बाहर आई। मैं सास के लिए सारी ख़रीदारी कर चुकी थी। उसके बाद वह जाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद सास अपनी बहन के घर चली गई और मेरे पति भी ऑफिस जाने के लिए निकल गए। इस दौरान जेठ भी ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। घर में अब मैं अकेली थी। नौकरानी भी सारे काम निपटा कर चली गई थी। फिर मैं आराम से नहाने गई। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी और मैंने बस पल्लू ही ओढ़ा था कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने से जेठ अंदर आ गए। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह घबरा गई क्योंकि मेरे जिस्म पर पल्लू भी ठीक से नहीं था। मैं जल्दी से पल्लू ओढ़ने लगी थी कि इतने में जेठ मेरी तरफ बढ़े और बोले, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। जेठ को घर में किसी के ना होने पर मुझसे ऐसे क्या खुफिया बातें करनी थी, मेरे दिमाग में सवाल चलने लगे। मैं गौर कर रही थी कि तभी मेरे जेठ मेरे सामने आकर माफ़ी मांगने लगे। जेठ का माफ़ी मांगने का ये तरीका मेरे लिए बहुत अजीब था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था कि आखिरकार जेठ को ऐसा क्या कहना था जिसकी वजह से उन्होंने इतना ताज्जुब पैदा किया।
मैं हैरानी के साथ रह गई और उन्हें जाने को कह दिया। उस दिन मेरे बर्ताव ने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे आपकी उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप तो मेरे अपने हैं। मेरी ये बात सुनकर जेठ खुश हो गए और फिर खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उस रात जब मेरी सास घर पर नहीं थी तो मेरे पति भी थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चले गए। जब मुझे यकीन हो गया कि पति गहरी नींद में हैं तो मैं मौका पाकर चुपके से बिस्तर से उठी और बाहर निकल गई। मैं जल्दबाजी में जेठ के कमरे में पहुंची, लेकिन तब तक जेठ भी सो चुके थे। मैं उनके पास पहुंची कि तभी अचानक से कमरे की बड़ी लाइट ऑन हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरा पति खड़ा था। मेरे पति ने रात को इस वक्त मुझे अपने भाई के कमरे में देखा तो इस बात का गलत मतलब ले लिया और गुस्से में कहने लगे, तुम इस वक्त मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? और उन्होंने मुझे जेठ को इंजेक्शन लगाते हुए भी देख लिया था। पति ने फौरन आकर मुझे मेरे दोनों कंधों से पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं गलत इरादे से नहीं आई थी। हमारे शोर से जेठ भी नींद से जाग गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे पति ने अपने भाई से कहा, भाई आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी बीवी आपके साथ ये करेगी, इसकी तो मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गई। मेरे पति अपने भाई को बताने लगे, मेरी बीवी आपको इंजेक्शन लगाने वाली थी, वह तो शुक्र है कि मैं ऊपर से आ गया, वरना ये तो शायद आपको हमेशा की नींद सुलाने वाली थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी इस कदर जालिम निकलेगी। ये शायद दौलत की खातिर आपको मारना चाहती है, मगर एंड मौके पर ही आपके कमरे में पहुंचा और आपकी जान बच गई। जेठ ने ये सुनकर मेरे पति को खामोश कराते हुए कहा, शर्म करो यार, क्या तुम्हें अपनी बीवी पर जरा भी भरोसा नहीं है? लेकिन आपको इस पर भरोसा हो या ना हो, मुझे इस पर बहुत यकीन है, इसलिए मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी भाभी मेरे साथ कैसे गलत कर सकती है। फिर जेठ ने मुझसे सवाल किया, ये सब क्या हो रहा था? तुम मेरे साथ ऐसा क्या करने वाली थी? वजह आप खुद ही बता दो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने जेठ के सामने आहिस्ता से बोलना शुरू किया। कल मैं जब माँ जी के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी, तब मैंने आपके लिए एक पेचीदा बीमारी का इंजेक्शन लेकर आई थी, क्योंकि मुझे आप पर शक था कि आपके अंदर कुछ कमी है। आप 35 साल के हो गए हैं और आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी आपने शादी क्यों नहीं की? मुझे इस मामले की जांच पड़ताल करनी थी, इसलिए ये इंजेक्शन लेकर आई थी। मैं आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा रही थी ताकि मैं अच्छी तरह जांच भी कर सकूं और आपको इस बारे में खबर भी ना हो। मेरी बात सुनकर जेठ बोले, तुम्हें किसने कहा था कि मेरे अंदर कोई कमी है? तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने जवाब दिया, आप 35 साल के हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक शादी नहीं की, इसलिए मुझे आपकी काबिलियत पर शक होने लगा था। मैं हकीकत जानना चाहती थी कि क्या आपके अंदर वाकई में कोई कमी है या शादी ना करने का कोई और बात है। इस वजह से मैं आपसे मीठी मीठी बातें भी करती थी, ताकि आप बातों बातों में हकीकत बता दें कि आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी है, जो आप इस उम्र में भी शादी करने से इनकार कर रहे हैं। जेठ ने फिर संजीदा आवाज में कहा, मेरे अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मेरी शादी ना करने का सिर्फ एक ही कारण है, और वह है मेरा पहला प्यार पूनम। जब मैं 23 साल का था, तब से ही मैं अपनी बचपन की दोस्त पूनम से शादी करना चाहता था। पूनम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उस वक्त बहुत गरीब हुआ करता था। मैं इतनी ताकत नहीं रखता था कि पूनम को इज्जत के साथ ब्याह कर अपने घर ला सकूं। कई बार मैंने इरादा भी किया कि मैं पूनम को भगाकर कोर्ट मैरिज कर लूं, लेकिन जब मुझे अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल आता तो मैं अपने इस इरादे को झटक देता। मैं और पूनम दिन रात एक दूसरे को पाने के लिए बेचैन रहते और तड़पते रहते, लेकिन हमारे बस में कुछ भी नहीं था। आखिर जब पूनम की मंगनी के बाद तुरंत शादी हुई और वह किसी गैर के आंगन में चली गई, तो मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं
जीते जी मर गया। मेरी मोहब्बत मेरे हाथों से चली गई क्योंकि मेरा गुनाह सिर्फ यही था कि मेरे पास पैसा नहीं था और मैं उन दिनों रोजगार के सिलसिले में जगह जगह भटक रहा था। उस दिन के बाद से मैंने शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और सिर्फ पैसा कमाने का इरादा कर लिया। मेरी माँ हमेशा मुझसे शादी के लिए जोर देती रही, लेकिन पूनम के बिना मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ वही थी। कभी कभी आप दोनों को इकट्ठा देखकर मुझे शादी की ख्वाहिश होती थी, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ बात करता था मुझे पूनम याद आ जाती थी। आखिरकार मैंने अपने दिल को समझा लिया कि जितनी भी मैं कोशिश कर लूं मैं पूनम के अलावा किसी और के लिए अपने दिल में जगह बना ही नहीं सकता। ये सब बड़े टूटे हुए दिल के साथ बता रहे थे। फिर जेठ की आंखों से आंसू बह निकले और वह मर्द होकर भी फूट फूट कर रोने लगे। मेरे पति ने तुरंत ही मेरे जेठ को सीने से लगाकर संभाला और हौसला दिया। उसके बाद मैंने कहा, मुझे आपकी बेहद फिक्र रहती है। कसम से आप दिल के बहुत अच्छे हैं और कमाई भी बहुत करते हैं। आपने अपने छोटे भाई की परवरिश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें आज तक किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। भला इतना कौन किसी का एहसास करता है। लेकिन भाई यकीन करें, अभी भी आपकी शादी की उम्र खत्म नहीं हुई। आप एक बार किसी लड़की को अपनी जिंदगी में मौका तो देकर देखें। यकीनन आपको उसमें भी अपनी पूनम ही नजर आने लगेगी और आपका घर बसता हुआ देखकर माँ जी को भी सुकून मिल जाएगा और वह अपनी जिंदगी में आपकी संतान को भी देख सकेगी। प्लीज जो भी है, अब आप अपनी शादी से मुतालिक जरूर सोचें। अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। देखना आप फिर से मजीद जवान हो जाएंगे। इतने दिनों से इसी वजह से मैं ये सब कोशिश कर रही थी। मेरी बात खत्म होते ही मेरे पति मुझसे माफी मांगते हुए बोले, प्लीज कोमल, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा बड़ा भाई जो मुझसे एक एक पाई का हिसाब लेता था, वो जब तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ लुटा रहा था तो मुझे तुम दोनों पर शक होने लगा। फिर हालांकि मुझे गाड़ी की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने तुम दोनों के इम्तिहान लेने के लिए तुमसे गाड़ी की डिमांड कर दी कि भाई तुम्हें इतनी बड़ी रकम देते हैं या नहीं। जब तुम्हारे हाथ में भाई ने चेक रखा तो मुझे समझ में आया कि तुम्हारे और भाई के दरमियान कुछ भी गलत ताल्लुक नहीं है। मुझे मेरे इस घटियापन के लिए माफ कर दो। मैंने तुम दोनों पर शक किया। मैंने अपने पति से कहा कि घर में कुंवारा भाई होने पर ऐसी गलत फहमियां तो होती रहती हैं। मैंने अपने पति को फौरन माफ कर दिया। फिर अगले ही दिन मैंने अपने अमीर और हैंडसम देवर के लिए एक नहीं बल्कि 4 प्रपोजल लेकर आई। उनमें से एक लड़की मेरे जेठ को काफी पसंद आई, लेकिन शादी करने से पहले देवर ने ये शर्त रख दी कि वह कुछ दिनों तक उस लड़की को फौरन जांचना चाहेंगे और उसके बाद ही शादी का फैसला करेंगे। हमने उनकी ये शर्त भी बखूबी कबूल कर ली। फिर ठीक 20 दिन बाद ही जेठ ने शादी के लिए इजाजत दे दी और हम बड़े धूमधाम से अपने देवर को ब्याह कर उसकी नई नवेली दुल्हन को अपने घर ले आए। मेरे 35 साल के जेठ का घर आबाद होता देखकर सबसे ज्यादा खुशी मेरी सास को हुई थी और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार मेरी बेशुमार कोशिशों के कारण मेरी मेहनत रंग ले आई और यूं मेरे जेठ यानी देवर को उसकी जिंदगी की खूबसूरत साथी और कुछ सालों बाद बुढ़ापे का सहारा भी मिल गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।